Welcome, students. As Term 1 exams are just around the corner, let's dive into one of the most important chapters of history, that is nationalism in Europe. Imagine a continent full of kingdoms, dynasties, and empires, where people spoke different languages and followed different nations. But a new force was rising, the force of nationalism. This powerful idea changed Europe forever, giving birth to modern nations like Italy and Germany. Today, we will understand how this journey began and why it is important for your exam. बेसिकली इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूरोप में जो था नेशनलिज्म कैसे आया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नेशनलिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सेट हुआ. आप जो ये सब कुछ देख पा रहे हैं, यू आर एबल टू सी अ पेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. दिस पेंटिंग वॉज मेड by a French artist, was made by a famous French artist. His name was Frederick Soru, and it was made in 1848. A French artist, and he prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world map of democratic and social republic. उसने इस पिक्चर को क्या नाम दिया था? The dream of worldwide democratic and social republic. The pact between nations are printed. बेसिकली उसने इस जो पिक्चर आप लोग आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे, उसको नाम दिया था कि एक ऐसा ड्रीम था, ये सोरियू का ड्रीम था, जिसमें उसने एक ऐसे देश दिखाए थे जो कि वो चाहता था कि हर पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी हो और सब आज़ाद हो. हर कंट्री के लोग अपने अपने नेशनल फ्लैग्स लेकर जा रहे हैं, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस और यूरोप. ये सारे नेशंस आगे जा रहे हैं और आगे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि फ्रीडम और फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में है क्या बेसिकली. चलिए लेट्स स्टार्ट. 1848 फ्रेडरिक सोरू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट. 1848 में क्या था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरू. उसने एक ड्रीम देखा था जिसमें जिस ड्रीम को उसने नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. इस प्रिंट में क्या था? उसने बहुत सारे देशों के लोग दिखाए थे. पीपल ऑफ यूरोप के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, इसमें मेन भी थे, वुमेन्स भी थे, हर तरह के एज के लोग थे, हर तरह की सोशल क्लास के लोग हैं, जो कि मार्च करते जा रहे एक लॉन्ग ट्रेन में. मतलब इट इज़ नॉट अ लॉन्ग ट्रेन, इट वॉज लाइक दे वर मार्चिंग लाइक अ पैदल जा रहे थे और एक लॉन्ग ट्रेन बना के, मतलब लंबी सी लाइन बना के, बहुत लंबी लाइन. ये देखिए ये लाइन कितनी बड़ी है, कहाँ से ये लाइन आती जा रही है. ठीक है. एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. होमेज मतलब श्रद्धांजलि दे रहे हैं बेसिकली. ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके दोनों हाथ में एक चीज़ है. ये तो है तुम्हारा लाइट ऑफ टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट और दिस इज चार्टेड ऑफ अकाउंट. बेसिकली जो टॉर्च है इसे Liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment. She bears in one hand and the chartered of right of the men in other. एक हाथ में तो उसके मशाल है और एक हाथ में जितने भी मेंस हैं उनके लिए राइट है. और अर्थ पे देखिए, यहाँ पे ज़मीन पे देखिए कितने क्राउन छोटे छोटे टूटे हुए पड़े हैं. यहाँ पे शैटर्ड, एक्चुअली इट वाज शैटर्ड इनटू पीसेस. एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट, फोरग्राउंड में सब कुछ पड़ा है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दे वर अगेंस्ट एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. दे डोंट वांट एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. मतलब अब उनको मोनार्की नहीं चाहिए उनके देश में. नाउ दे वांट इक्वल राइट. ये जो सोरू का विजन था, इसको उसने नाम दिया था उटोपियन विजन. उटोपियन विजन का मतलब है कि ऐसी सोसाइटी जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये इतनी परफेक्ट है, जबकि ऐसी सोसाइटी आज तक कभी एग्जिस्ट नहीं करी, पर ये उसका ड्रीम था, उसने देखा था. द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन. और यहाँ पे अलग अलग देशों के लोग आ रहे हैं. बेसिकली कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ देश के लोग जा चुके हैं. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी नेशन स्टेट है, ये लोग पहले से आज़ाद थे, इन देशों के लोग पहले से आज़ाद हैं. कुछ उसके पास है जो भी अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे, कुछ तो बहुत दूर हैं. ठीक है.
Leading the procession, way past to the Statue of Liberty are the United States, Switzerland, as which by this time was already a nation. USA और स्विट्ज़रलैंड बेसिकली इस टाइम तक क्या थे, ये एक ऑलरेडी एक नेशन स्टेट थे, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी आज़ादी थी, वो किसी के अंडर नहीं थे. फ्रांस को अगर हम पहचान सकते हैं तो उसके ट्राई कलर से पहचान सकते हैं. रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग हैज़ रीच द स्टैचू तक पहुँच चुके हैं, ये देखिए. She is followed by people of Germany bearing the black, red and gold flag. Black, red and gold flag. उसके पीछे है जर्मनी के लोग. Interestingly, at the time when Soru created this image, the German people did not yet exist as a united nation. और जब सोरू ने ये विजन देखा था ना, तब जर्मनी एक्चुअली में एक कंबाइंड देश नहीं था, ये भी बटा हुआ था किंगडम्स में, डचेस में. द फ्लैग दे कैरीज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप. और ये जो फ्लैग वो देख रहा है, ये उसके लिए उसकी सोच थी लिबरल होप की. मतलब उसको ऐसे था कि उसको ऐसे लग रहा था कि नहीं, जर्मनी में भी आज़ादी आ सकती है. और 1848 में उन्होंने यूनिफाई किया, बहुत लोगों को इकट्ठे किया, जर्मन स्पीकिंग लोगों को, ताकि वो अपने देश के लिए आवाज़ उठा सके और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को वो आगे उसकी तरफ बढ़ सके. इनके पीछे जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया. इनके पीछे ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये सारे देशों के लोग हैं बेसिकली जो आते जा रहे हैं. एंड फ्रॉम द हेवन्स, ये देखो हेवन में, स्वर्ग में, फ्रॉम द हेवन अबव क्राइस्ट, क्राइस्ट के साथ में देखिए कितनी सारी ये एंजल्स हैं बेसिकली. ये सब दे आर गेजिंग अपॉन द सीन. बेसिकली सारा ये सारे जो भी एंजल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग इस सीन को देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि ये कितना शानदार दृश्य है कि लोग आवाज़ उठा रहे. देखो यहाँ पे भी लिखा है फ्रेटर्निटी व्हाट दे वांट, आज़ादी. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. वो आज़ादी चाहते थे बेसिकली. और इस चैप्टर में दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज़ विजुलाइज्ड बाय सोरू इन फिगर 1. और इस चैप्टर में ये जो सारा ड्रीम उसने देखा था, वही हम ये जो सारी पिक्चर है, ये जो सारा ड्रीम था, उसी के ऊपर हम बात करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे कि आगे कि यूरोप में आज़ादी कैसे आई, कि नेशनलिज्म, लोगों में देशभक्ति की भावना आई तो आई कैसे, लोगों को मोनार्की से इतनी प्रॉब्लम हुई कैसे, ये हम आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं. ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. और 19th century में क्या था, नेशनलिज्म की जो आवाज़ थी ये आ गया है, लोगों ने आवाज़ उठाई नेशनलिज्म के लिए. नेशनलिज्म दे वॉन्ट, एक्चुअली उनको आज़ादी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपने देश के लिए आवाज़ उठाई. और इसी की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, बहुत अलग अलग तरह के चेंजेस आए. और जो एंड रिजल्ट था इस चेंज का वॉज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक. अलग अलग राजाओं के अंडर वो जितने भी राज्य आ रहे थे, ऐसे ये सब कुछ ख़त्म हो गया था और अब एक सिंगल नेशन बन गया था, यूनिफाइड. इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, the concept of practices of a modern state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory have been developing over a long period of time. But a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only rural, came to develop a sense of common identity. और धीरे धीरे सिर्फ उनके लोग नहीं बल्कि रूलर्स के अंदर भी एक ऐसी भावना आई कि उन्होंने कि वो एक देश के लोग हैं, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. और उनके जितने भी पूर्वज हैं वो अपने पूर्वजों की हिस्ट्री ही शेयर कर रहे हैं. ये जो कॉमनेस थी डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, इट वाज फॉर्ज थ्रू स्ट्रगल. और ये जो आज़ादी हमें देखने को मिल रही है ये ऐसे नहीं मिली, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करने पड़े, बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े कॉमन लोगों को. और इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर first topic, that is the French Revolution and the idea of the nation.